हेलो स्टूडेंट। अपना लास्ट टॉपिक रहा था कल जो यकृत था। यकृत जो पाचक ग्रंथि है मुख्य रूप से उसकी बात की थी, उसकी एक सहायक अपन ने पाचक ग्रंथि की बात की थी, पित्ताशय की। आज अपना स्पेशल पॉइंट रहेगा अग्नाशय पर। अंतिम पाचक ग्रंथि पढ़ेंगे अपन अग्नाशय। ये इम्पोर्टेंट पाचक ग्रंथि भी है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अपने शरीर की एक मिक्स्ड ग्लैंड है। अपने शरीर की एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि क्यों है? तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है, मैंने बताया था ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, बहिश्रावी और अंतःस्रावी। तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों प्रकार की होती है, मतलब इसमें दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं वो विद्यमान हैं। बहिश्रावी प्रकृति की भी है ये और अंतःस्रावी प्रकृति की भी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस अग्नाशय ग्रंथि की अगर अपन बात करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि में देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि की अगर अपन एक काट लेते हैं, अगर एक सिंपल अग्नाशय ग्रंथि को अगर काट लेते हैं तो उसको सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि अपने को इस तरीके से दिखाई देती है। अग्नाशय ग्रंथि में इस तरीके से संरचना दिखाई देती है कि अग्नाशय ग्रंथि के चारों तरफ, जैसे ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि का एक काट लिया है अपने सिंपल। अग्नाशय ग्रंथि में ये चारों तरफ इस तरीके से फैली हुई संरचना होती है। ये फैली हुई जो कोशिका है, ये चारों तरफ जो इतनी सारी कोशिकाएं फैली हुई हैं, ये सब है बहिश्रावी भाग की। मतलब ये 99% है, मतलब 99% जो पार्ट है अग्नाशय ग्रंथि का वो बहिश्रावी प्रकृति का होता है और उसे एसिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनाई कहते हैं। उस भाग को क्या कहते हैं? तो ये सारा भाग कौन सा हो गया जिसके मैं राउंड गोला कर रहा हूँ, वो सब हो गया एसिनाई। कौन सा हो गया? एसिनाई। लेकिन इस एसिनाई भाग के मध्य में एक बिंदु समान संरचना दिखाई देती है जिसको मैंने बड़ा कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसको अपन देखते हैं हाईलाइट करके। तो ये बिंदु समान जो संरचना देखो ये है, इसके अंदर अपने को 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। एक केंद्र में रहती हैं, 2 परिधि की तरफ हैं और मध्य में संरचनाएं हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे ऊपर की तरफ, आगे की तरफ ये कोशिकाएं हैं, एक बीच में जो मध्य में है, केंद्रक में, एक परिधि पर। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4, 2 परिधि पर उपस्थित हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं इस तरीके से प्रतीत होती है जैसे 90% तो एक हिस्सा है और बीच में एक पॉइंट है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं, यहाँ पर ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि है और मैंने इसको 99% पार्ट को तो बना दिया है एसिनाई, बहिश्रावी प्रकृति का। लेकिन बीच में एक बिंदु समान संरचना कहीं पर आपको दिखाई दे रही है, जैसे यही बिंदु समान संरचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब एक बात बताइए, आप क्या महसूस करेंगे कि इस 99% पार्ट के मध्य में एक बिंदु समान संरचना दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ पानी है, समुद्र है और बीच में एक भूमि का भाग दिखाई दे रहा है, लैंड दिखाई दे रहा है। इसे अपन कहते हैं, जैसे अगर अपन भूगोल की भाषा में बात करें तो इसे अपन कहते हैं आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? जो वो है टापू, वह भूमि का वह टापू जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो लेकिन मध्य में उसकी भूमि हो। मतलब समुद्र के अंदर भी एक ऐसा पार्ट जहाँ पर भूमि दिखाई दे लेकिन उसके चारों तरफ समुद्र फैला हुआ हो, उसे बोलते हैं टापू। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर पहली बार जो साइंटिस्ट ने देखी थी वो साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस, जिनका नाम यहाँ छिप गया है पीछे। अभी जब अपन इसको ड्रॉ कर देंगे, इसको मिटा देंगे तो यहाँ पर नाम दिखेगा आपको, और उसे कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलैंड है लैंगरहैंस का। तो देखो, अगर यहाँ देखो ये लिखा हुआ लैंगरहैंस की दीपिकाएं। सबसे पहले 1969 में लैंगरहैंस ने इसे डिस्कवर किया था। 1969 में लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया था, इसे इसलिए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। ये आइलैंड है लैंगरहैंस का। ये अंतःस्रावी पार्ट, इस अंतःस्रावी पार्ट की बात करें क्योंकि ये एक पूरी अग्नाशय ग्रंथि में एक बिंदु समान दिखाई देता है, एक छोटा बिंदु। लेकिन इसके अंदर 1% पार्ट है, ये सिर्फ 1% पार्ट है, लेकिन इसके अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हार्मोन का स्रावन करती है। मैं बता दूं आपको, अंतःस्रावी ग्रंथियों का मुख्य कार्य हार्मोन का स्रावन करना है और बहिश्रावी ग्रंथियों का है जो अग्नाशय रस का स्रावन करती हैं। इस टॉपिक को अपन नीचे की तरफ लेके चलते हैं। 2 प्रकार के भाग हो गए, बहिश्रावी और
और अंतःस्रावी। अग्नाशय रस का स्रावन करना और हार्मोन का स्रावन करना, ये कोशिकाएं कौन कौन सी हैं तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती हैं। तो यहाँ पर से आप इस फ्लो चार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं पूरा अपने पास, जो अपन एक तालिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, जो अपन फ्लो चार्ट का निर्माण कर रहे हैं, उसमें एक फ्लो चार्ट आप अग्नाशय ग्रंथि का भी बना सकते हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, होशियार बच्चे हैं, वो कुछ कार्य अपनी मेहनत से भी करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हर बात किसी ना किसी माध्यम से की जाए, वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी उपयोगी है। तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है, आप इसे एक फ्लो चार्ट में याद करेंगे तो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं इसमें, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा और डेल्टा, जिसे आप कह सकते हो पीपी सेल। ये जो अल्फा सेल होती है अग्नाशय की, जो अंतःस्रावी पार्ट की, लैंगरहैंस के आइसोलेट की, वो ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित करती है और इसका मुख्य कार्य है रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाना, रक्त के स्तर को बढ़ाना। बीटा कोशिकाएं, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्रावन करती हैं। यह इंसुलिन का स्रावन करती है और इसका मुख्य कार्य है ग्लूकोज का रक्त में स्तर कम करना, मतलब रक्त में ग्लूकोज का स्तर को कम करना। अब एक बात बताइए, इसका कार्य है बढ़ाना और इसका कार्य है कम करना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति में बीटा कोशिकाएं निष्क्रिय हो गई हैं। क्या हो गई हैं? निष्क्रिय हो गई हैं। ये निष्क्रिय अवस्था में है। किस में है? निष्क्रिय अवस्था में है। अब निष्क्रिय अवस्था का मतलब क्या होता है कि ये कार्य नहीं कर रही हैं। इस पर कई बार कोबाल्ट अमीन का छिड़काव होने की वजह से या फिर किसी भी रासायनिक पदार्थ की वजह से ये निष्क्रिय हो जाती है। अब इंसुलिन का स्रावन नहीं होगा, मतलब रक्त का ग्लूकोज में स्तर कम नहीं होगा। ग्लूकोन का बार बार स्रावन हो रहा है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इस स्थिति में उस व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति को इस समय मधुमेह रोग का शिकार होना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो है वो मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाएगा, जिसे आज डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके इंडिया में भी बहुत अच्छे खासे पेशेंट्स हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सामान्यतः आपके गली मोहल्ले में भी 1-2 पेशेंट मिल ही जाएंगे डायबिटीज़ के। तो ये एक डिजीज़ है जो बीटा सेल के इंसुलिन हार्मोन के स्रावन के निष्क्रिय से बनती है। सोमेटोस्टेटिन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है कि ग्लूकेगोन का स्रावन अधिक ना हो जाए और इंसुलिन का स्रावन कम नहीं हो जाए, तो इस तरीके से। और पैनक्रियाटिक पेप्टाइड जो हार्मोन है वो पीपी सेल द्वारा स्रावित किया जाता है। ये बीटा सेल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करें। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अग्नाशय मानव की दूसरी शब्द लिखा हुआ है, दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जो अग्नाशय के तो नीचे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अग्नाशय के नीचे और ग्रहणी भाग, जो छोटी आंत्र का प्रथम भाग है, उसके पास उपस्थित होती है। नेक्स्ट स्टेप में नीचे चलते हैं। जो सामान्यतः 80 से 120 ग्राम की होती है, गुलाबी रंग की होती है, अनिश्चित आकार है, इसका आकार निश्चित नहीं है। मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि है अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, कि मानव की जो पाचन क्रिया है वो कितनी क्रियाविधियों में संचालित होती है। तो ध्यान रखें, मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि निम्न 5 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले भोजन को आप ग्रहण करते हैं मुख द्वारा। आपके पास प्लेट आई, आपने हाथ से भोजन किया, आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अग्रपाद का। जो अग्रपाद हैं, कभी भी हाथ नहीं है, ये अग्रपाद हैं अपने, जिनके द्वारा आप भोजन का उपयोग करते हैं। बहुत से प्राणी हैं, जैसे सांप है, मेंढक है, वो अपनी जिह्वा का उपयोग करते हैं, वो अग्रपाद का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि हैं वो भी वर्टिब्रेट्स, कशेरुक हैं। तो भोजन का सबसे पहले अंतःग्रहण होगा। भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही अंतःग्रहण कहलाती है। फिर पाचन, मतलब जटिल भोज्य पदार्थ आपने ग्रहण किया, अब उसको सरल में बदल देंगे, जिससे अच्छे तरीके से उसका अवशोषण हो पाएगा। अवशोषण, अगली प्रक्रिया, सरल रूप में बदलते ही अवशोषण हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, आप जटिल भोजन कीजिए मत, आपको पाचन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे ग्लूकोन डी, एक ग्लूकोन डी का डब्बा लीजिए मार्केट से, जो मेडिकल पे स्टोर पे आता है, आपने कई बार गर्मियों में सेवन किया होगा ग्लूकोन डी का, जिसका घोल बनाकर पिया होगा। आप उसका एक पाउडर लीजिए, 1 चम्मच, 1 स्पून ग्लूकोन डी का पाउडर लीजिए और अपनी जीभ पर रखिए। आप देखोगे कि स्वतः ही वो जीभ से ही गायब हो जाएगा, आपकी जिह्वा से ही उसका अवशोषण हो जाएगा, जबकि उसे लार की या फिर आमाशय में HCl, पेप्सिन, रेनिन, इन एंजाइमों की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सरल है। आपने कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च नहीं खाया है, ना सेल्यूलोज खाया है, लेकिन आप जैसे ही ग्लूकोज का सेवन करोगे तो वो वहीं से अवशोषित हो जाएगा। स्वांगीकरण,
तो अवशोषण के बाद जो सरल भोज्य पदार्थ होता है ग्लूकोज, जैसे अगर अपन बात करें C6H12 है O6, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ दिया जाता है, जहाँ CO2 प्लस ATP का निर्माण होता है। उसी प्रोसेस में ये ऊर्जा है, कोशिका की ऊर्जा होती है ATP, इसी की इस उत्पादन की प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और लास्ट में बहिक्षेपण, जो अवशिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं उसे निरंतर समय के द्वारा गुदानाल से शरीर से बाहर कर दिया जाता है निश्चित क्रम में। नेक्स्ट स्टेप में अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले अंतःग्रहण, इंजेशन। जैसे अगर अपन बात करें मानव या किसी जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अंतःग्रहण। मानव में अंतःग्रहण 2 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, जिसमें प्रथम भोजन को दांतों द्वारा चबाना तथा जीभ द्वारा मिश्रित करना होता है, तथा द्वितीय प्रक्रिया निगलना होता है, जिससे भोजन अब कहाँ चला जाएगा? भोजन नलिका में। नेक्स्ट स्टेप में बात करें पाचन, तो पाचन जटिल भोज्य पदार्थों का परिवर्तन सरल भोज्य पदार्थों में। पाचन की प्रक्रिया मानव में निम्न भागों में संपन्न होती है। अब कौन कौन से भाग हैं वो, तो देखिए कौन कौन से भाग हैं वो। मुख गुहा में पाचन, तो मुख गुहा में पाचन कैसे होता है? तो दांतों व जिह्वा द्वारा तैयार किए गए भोजन को लार में मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे लार में उपस्थित, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बात की थी, आप अगर लार ग्रंथियां पढ़कर आए हो तो लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? अल्फा एमाइलेज, लेकिन उसका नाम क्या है? टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। और ये जो एंजाइम है वो स्टार्च का माल्टोज व डेक्स्ट्रीन में परिवर्तन कर देता है। स्टार्च को माल्टोज या डेक्स्ट्रीन में, देखो ये प्रक्रिया बन गई है पूरी कि स्टार्च है टाइलिन या एमाइलेज, लार का पीएच होता है 6.8, ये जलीय पदार्थ है तो जलीय तरल या फिर पानी जैसा है तो उसका पीएच इतना ही होगा। माल्टोज व डेक्स्ट्रीन में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। जो डेक्स्ट्रीन है वो 3 से 9 ग्लूकोज की इकाई वाला है, और माल्टोज एक डाइसैकेराइड है C12H22O11, ठीक है। और नेक्स्ट बोलस की बात करें तो मुख गुहा में लार मिश्रण के पश्चात बने अर्धठोस गोले स्वरूप भोजन को बोलस या निवाला कहते हैं। ये बोलस एक मेडिकल टर्म्स है, जिसमें लार जैसे भोजन आप करते हो, निवाला अपन लेते हैं, जो बाइट लेते हो, उसको लार के साथ मिक्स करने पर जो गोला बन गया है, वो गोल अर्धठोस बन गया है, उसको निवाला या बोलस कहते हैं। आमाशय में पाचन, तो भोजन नलिका के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है, जहां आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित HCl व पाचक एंजाइमों द्वारा लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन का पाचन किया जाता है। अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम आएंगे? तो आपको पहले से याद होना चाहिए कि जो आमाशय है उसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं थी, अपन ने बात की थी, मुख्य कोशिका या जाइमोजन सेल्स, और जो ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल HCl का स्रावन करती है, और जो जाइमोजन सेल्स या मुख्य कोशिका है वो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम का स्रावन करती हैं, जिसको सक्रिय रूप में बदलेगा HCl। जैसे अगर अपन बात करें HCl के कार्य, तो पेप्सिनोजन निष्क्रिय है, प्रोरेनिन भी निष्क्रिय है, इसको पेप्सिन और रेनिन सक्रिय रूप में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? HCl का। तो ये मुख्य कार्य है HCl का, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है ये HCl का, कि आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो निष्क्रिय एंजाइम का स्रावन करती हैं, उन्हें सक्रिय रूप में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? HCl का। आमाशय में उपस्थित HCl पाचक एंजाइम निष्क्रिय पेप्सिन व प्रोरेनिन को सक्रिय पेप्सिन व रेनिन में परिवर्तित करता है, और भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को भी क्या करता है? नष्ट करता है। ये दूसरा कार्य हो गया। तो आमाशय में पाचन किस तरीके से होगा? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आमाशय में जैसे सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होगा, तो पेप्सिन एंजाइम काम में आएगा। प्रोटीन किसके बने होते हैं? पेप्टाइड व डाईपेप्टाइड की। ये क्या है? तो प्रोटीन अमीनो एसिड के चैन के बने हुए हैं, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, तो छोटी छोटी श्रृंखलाएं बन जाएंगी, उनको कहेंगे पेप्टाइड और डाईपेप्टाइड। और जिस टाइम पर प्रोटीन से अमीनो एसिड बनने लग जाएंगे उसका अवशोषण हो जाएगा। तो इस तरीके से ही रेनिन, जो मैंने अपने बात की थी बच्चों के लिए, तो दूध के कैसीन क्या है? प्रोटीन, और उसका जो रेनिन है वो पाचन करने के बाद दूध कोलाइड में बदल देगा। इसी तरीके से जो जठर है, लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन के लिए है, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पर वसा का आंशिक पाचन होता है, क्योंकि पित्रस नहीं आया है अभी, क्योंकि पित्रस आएगा छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में, प्रथम भाग में, इसलिए वसा ग्लिसरॉल और वशीय अम्ल का आंशिक पाचन है यहाँ पर। लगभग सिर्फ और सिर्फ
2 से 3% ही क्या होगा, आंशिक पाचन हो पाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, आप उस पॉइंट को भी नोट करें कि आमाशय में अर्ध तरल अवस्था में छोटी आंत की ओर जाने वाला जो भोजन है, आमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, वो ब्लैक रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है, ब्लैक कलर का, तो उसे काइम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखें। अब अपन बात करेंगे छोटी आंत्र में पाचन का। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे कि छोटी आंत्र में पाचन कैसा होगा, किस तरीके से होगा। और लगभग ये चैप्टर अब समाप्ति की ओर है, तो आप इसको पूरा कंप्लीटली रीड कर लें। कल ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा, आप इसको रीड रखें। थैंक यू।